हेलो बच्चा, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। क्लास 10th के लिए आज की क्लास एक बार फिर से स्पेशल होने वाली है। सब्जेक्ट आप पढ़ ही चुके हैं, साइंस के बारे में हम बात करेंगे और चैप्टर अपना फर्स्ट रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछली ऑनलाइन क्लास में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिले थे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपको मिलने वाले टॉप 35 वन लाइनर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना। मेरी जो नीचे वाली जो लाइन है, थीम जो मैंने लिखी है वो क्या है, एक बार क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना ताकि समझ में आए आपके कि वन लाइनर क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर से किस प्रकार के बन सकते हैं, किस प्रकार के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है कि कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। याद है, कंकाली और ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो, इसकी दो प्रकार की डेफिनेशन हम लेकर के चलनी है। रासायनिक समीकरण को प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाती है। या फिर आप ऐसे लिखेंगे, देखो समीकरण दो प्रकार की होती है, एक संतुलित होती है, एक असंतुलित होती है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित न हो उसको कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो, जैसे मैंने लिख दिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, और प्लस का मैंने क्या लिख दिया, जिंक सल्फेट, जिंक लिख दिया। तो आपको पता है जिंक सल्फेट प्लस का क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। तो ये तो ऑलरेडी कैसी है, संतुलित है। लेकिन जब ये असंतुलित होती है तो इसको कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहा जाता है, जिसको हम कौन सी विधि के द्वारा क्लियर करते हैं, संतुलित करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा या अनुमान विधि के द्वारा हम संतुलित करते हैं। देखो, बढ़ते हैं। किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। किसी रासायनिक समीकरण को जो हम संतुलित करते हैं तो कौन सा नियम फॉलो करते हैं, कौन सा नियम का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों तथा परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, अभिक्रिया में किसकी, अभिकारक तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चिप्स की थैलियों में, ध्यान देना, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरते हैं। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि क्या हो, चिप्स का क्या न हो सके, उपचयन न हो सके। और उपचयन को आप समझ गए हैं, ऑक्सीकरण न हो सके। जब चिप्स का ऑक्सीकरण हो जाता है तो कई प्रकार के उसके मूल गुण नष्ट हो जाते हैं और विषाक्त और जहरीले पदार्थ बन जाते हैं जो शरीर में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए बचने के लिए नाइट्रोजन गैस उसके अंदर डाली जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। देखो, उत्प्रेरक पहले तो किसे कहते हैं। देखो, आपको याद रखना है, एक रासायनिक समीकरण के तीन महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, तीन। पहला क्या होता है, अभिकारक। पहला सामने कौन सा आता है, अभिकारक। और दूसरा कौन सा होता है, उत्पाद। और तीसरा कौन सा होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, या तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा या फिर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, कम कर देगा, लेकिन खुद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। डेफिनेशन क्या कह रही है, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर सकता है, लेकिन स्वयं में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, खुद अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखेंगे उत्प्रेरक की परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया जिस परिस्थिति में संपन्न होती है उस परिस्थिति को ही क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है, जिसको तीर के निशान के ऊपर या फिर कहाँ पर लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। बिल्कुल समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल सर जी समझ में आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी खोपड़ी के ऊपर लगाओ 2024। डेफिनेटली एक नंबर की परिभाषा बन सकती है, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना जिसका संगठन तथा गुण भिन्न हो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बड़ी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं दूसरी देखो डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिख करके दे रहा हूँ। किसी पदार्थ में, यदि रासायनिक अभिक्रिया जो क्या लिखोगे, किसी पदार्थ में, सिंपल सी परिभाषा, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल याद रहेगा, शॉर्ट एंड ट्रिक चलना है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवक्षेप अभिक्रिया का एक उचित उदाहरण लिखिए। बहुत शानदार है अवक्षेपण अभिक्रिया का। लेड नाइट्रेट आपके सामने लिखा हुआ है। जब इसके ऊपर पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया करवाई जाती है तो लेड आयोडाइड बनेगा और प्लस में क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। देखो, पोटेशियम आयोडाइड, और देखो यहाँ पर बन गया आपके पास में लेड आयोडाइड, जो कैसा अवक्षेप होता है, पीले रंग का अवक्षेप होता है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया, देखो ऐसे समझना, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक प्रश्नावली लेना है, इसके अंदर आपको लेड नाइट्रेट डालना है, पोटेशियम आयोडाइड डालना है।
फिर क्या होता है कि जो लेड आयोडाइड बनेगा ना, वो प्रखनली के पेंदे के अंदर या इसके नीचे वाले बॉटम में, तल में जमा हो जाता है और पीले अवक्षेप के रूप में, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल की यदि बात करें तो देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं इस प्रकार से कि बेरियम क्लोराइड के ऊपर अभिक्रिया करवा दो सोडियम सल्फेट की। बेरियम क्लोराइड के ऊपर अभिक्रिया किसके कराओ? सोडियम सल्फेट की। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक प्रोडक्ट तो बनेगा आपके पास में बेरियम सल्फेट और प्लस का क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ट्रिक की मैंने आपको बता रखी है, याद रखना, Na है जहाँ Cl है वहाँ। ये दोनों एक दूसरे के बड़े ही क्लोज दोस्त हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट दिखे तो Na और Cl को साथ में जोड़ करके नमक बनाओ, साइड में रखो। बचा कौन पीछे? Ba। इधर कौन बचा? SO4। तो क्या बन गया? बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में जमा होता है, जिसको उल्टे तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बिल्कुल दो एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर उष्मा में क्या परिवर्तन होता है? ये लो जी, कैल्शियम ऑक्साइड को कैसा चूना बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जब इसके ऊपर देखो या इसको क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो अब आपके पास में क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर उष्मा उत्सर्जित होती है, इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। याद रखना बच्चों, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं ऊर्जा के आधार पर, एक ऊष्माक्षेपी होती है, एक ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा बनती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाएगा तो ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दानेदार जिंक धातु, देखो दानेदार जिंक धातु की तनुसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चा। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। आपको ये प्रयोग आ सकता है। देखो आप किस प्रकार से एक प्रखनली लेते हैं और इसके अंदर देखो क्या डाला हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है, और जैसे इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कैसे प्रयोग को सिद्ध करते हैं? इसके ऊपर जलती हुई मोमबत्ती या तिल्ली लेकर के जाते हैं, तो जलती हुई मोमबत्ती चट चट पटपट पोप धमाके की ध्वनि के साथ में जलती है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्पन्न गैस कैसी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। बिल्कुल समझ जाओगे। और आपको वैसे भी याद रखना है कि अम्लों के साथ में धातुएं क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह अभिक्रिया लिखी है जिसका उपयोग श्वेत-श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। एक बार पुनः इस क्वेश्चन के ऊपर बड़ा फोकस करना है और ऊपर लिख दिया 2024। तो वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया लिखी जिसका उपयोग श्वेत-श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जो होती है उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? श्वेत-श्याम फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। और ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का एक उचित उदाहरण लिखिए। तो आपको AgBr तीर का निशान ऊपर सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस का Br2 के रूप में लिखना है। अब देखो आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेड की अभिक्रिया जब कॉपर क्लोराइड के साथ में करवा दी जाए तो एक तो लेड क्लोराइड बन जाएगा प्लस कॉपर बन जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े ही गौर से समझना है कि ये जो इस प्रकार से लिखा गया है, तो लेड जो है वो कॉपर को प्रतिस्थापित कर रहा है। लेड किसको प्रतिस्थापित कर रहा है? कॉपर को। और उसके स्थान पर खुद फिट हो रहा है, खुद एडजस्ट हो रहा है। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने एक प्रश्न के ऊपर चर्चा की थी, वो दोबारा आपके सामने मिला। मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? तो श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, MgO बन जाता है। क्या बन जाता है? MgO, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है, श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है कि मेथेन पर जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है, मेथेन पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है, CO2 प्लस का H2O बनता है। इसको संतुलित करना है, तो बिल्कुल संतुलित करना सीखना आपको। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के, देखो यहाँ पर इस साइड में कितने हो गए? 3 हो गए। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं। देखो ऑक्सीजन के अब 4 हो गए। इस साइड में काउंट करके देखते हैं, 2 ये रहे और 2 ये रहे। बिल्कुल। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की देखो अभिकारक में कितने? 4। और यहाँ पर जब 2 लगा दिया तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 4। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की देखो यहाँ पर कितना हो गया आपके सामने? 1 है। तो इधर भी कार्बन का कितना? 1। संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी क्रम में बढ़े तो N2 प्लस का H2 की अभिक्रिया, तो बिल्कुल अमोनिया बनेगा। और अमोनिया को इस प्रकार से हम संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करना आपको बड़े अच्छे से समझना है।
ये जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसको थोड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी लिखा हुआ एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है। जब शब्द रासायनिक समीकरण दे दिया जाता है और फिर अगला कहता है कि उसको संतुलित कीजिए, तो कई बार बच्चे क्या काम करते हैं, यहाँ से गड़बड़ कर देते हैं और उनको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की बात करना चाहता है अगला, और ये इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, सूत्र क्या होता है। सोडियम सल्फाइड नहीं है, सल्फाइट है। सल्फाइट है तो इसका मतलब Na2SO4 बन गया, SO3 बन गया, ठीक है। और सल्फेट होता तो 4 बन जाता, प्लस H2O की अभिक्रिया करवाई, प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई, तो एक तो सोडियम सल्फेट बन गया और प्लस का क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब देखो अगला फेमस क्वेश्चन क्या कहता है, हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आपको। देखो होता क्या है, जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से जल निकलने पर वे श्वेत हो जाते हैं। देखो कैसे होते हैं, जब फेरस सल्फेट, देखो आपके सामने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, FeSO4.7H2O। जब इसको गर्म किया जाता है ना तो जल के अणु निकल जाते हैं और सिर्फ फेरस सल्फेट बचता है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से जल निकलने पर वे श्वेत हो जाते हैं और फेरस सल्फेट के रूप में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम बताइए। कॉपर से अधिक पूछा है, तो देखो एक काम करते हैं हम, इसके ऊपर हम सक्रियता श्रेणी बनाते हैं। यदि आपको ध्यान में, तो सबसे ऊपर अपने कौन सी धातु आती है, पोटेशियम। कौन सी आती है, पोटेशियम। उसके बाद में सोडियम, और सोडियम के, देखो दोबारा लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान देना थोड़ा। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में जिंक, और जिंक के बाद में क्या हो जाएगा, आयरन, और आयरन के बाद में क्या हो जाएगा, लेड, और लेड के बाद में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, फिर इसके बाद में कॉपर, मरकरी, सोना। अगला बात किसकी कर रहा है, कॉपर की। और कितनी धातुओं की बात कर रहा है, 3 धातुओं की। देखो कॉपर यहाँ पर है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, यहाँ तक हाइड्रोजन। ये एग्जाम्पल आप इसके अंदर कोई भी 3 रख सकते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से सक्रियता श्रेणी आपके सामने रखी गई, समझ में आया होगा, उम्मीद ऐसी रखता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको बहुत अच्छी तरीके से खोपड़ी में फिट कर लेना। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और यहाँ से गलत होने की पूरी संभावना बनती है, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। H2S प्लस Br2 बन गया HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया और सल्फर यहाँ से निकल गया। ये कह रहा है कि में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, बिल्कुल गौर से समझना है। देखो यहाँ पर ब्रोमीन कैसा है, सिंगल है, अकेला है। यहाँ देखो प्रोडक्ट के अंदर ब्रोमीन के साथ में कौन कनेक्ट हो गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ब्रोमीन का अपचयन हुआ, यहाँ पर बच्चा किसका अपचयन हुआ, ब्रोमीन का। रिडक्शन किसका हुआ, ब्रोमीन का। सुनो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो ब्रोमीन अकेला है ना, लेकिन प्रोडक्ट में देखो क्या, ब्रोमीन के साथ में हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन का योग हुआ, तो इसको क्या कह दिया जाएगा, अपचयन। तो ये यहाँ पर ब्रोमीन का हुआ अपचयन, बिल्कुल समझ में आया। संगमरमर, मार्बल। अब देखो इस संगमरमर के बारे में काफ़ी सारी बातें आपके सामने लेकर रखता हूँ। कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर मार्बल संगमरमर की जगह खड़िया पत्थर दे दे, क्या दे दे अगला, खड़िया पत्थर दे दे, तो भी आपको याद रखना है कि किसकी बात कर रहे हैं, मार्बल संगमरमर की बात कर रहा है, जिसका सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं अगले मजेदार क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन कहता है किन्हीं 3 धातुओं का नाम बताइए जिनमें संक्षारण होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लोहे में भी होता है, तांबा में भी होता है, चांदी में भी होता है। धातु संक्षारण किसे कहते हैं, तो धातुओं का नमी तथा वायु के संपर्क में आने पर उनके मूल गुणों का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, यदि लोहा धातु संक्षारित होती है या उसके ऊपर जंग लगता है, तो लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा, लोहे का भार बढ़ेगा या लोहे का भार कम होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। मैं टेस्टिंग करूंगा कि कितने बच्चों का इंटेलिजेंसी बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तत्वों को कौन सी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखने पर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, तो उनको सक्रियता श्रेणी में रखने पर व्यवस्थित हो जाते हैं। आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, कैल्शियम है, ऐसा कुछ रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रासायनिक समीकरण को किस विधि के द्वारा हम संतुलित करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, या फिर इसको आप ये कह सकते हो कि अनुमान विधि के द्वारा संतुलित कर सकते हैं। कौन सी विधि के द्वारा, अनुमान विधि के द्वारा संतुलित कर सकते हैं। स्टूडेंट बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, पोटेशियम आयोडाइड विलयन की लेड नाइट्रेट विलयन के साथ
अभिक्रिया। देखो ये पोटेशियम आयोडाइड और ये लेड नाइट्रेट, थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। लेड आयोडाइड बनेगा जो पीला अवक्षेप होगा, पूरा नहीं लिखा मैं लिख देता हूँ, पीला अवक्षेप होगा। पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, बिल्कुल समझना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें तापमान का परिवर्तन होता है, टेम्परेचर बदलता है। जब मीथेन का दहन होता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। CH4 प्लस का 2O2, CO2 प्लस का 2H2O। सम डिस्टर्बेंस था, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें तापमान परिवर्तन होता है। जब मीथेन का दहन होता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मीथेन के दहन की रासायनिक समीकरण को लिखिए और इक्वल करना, उसको संतुलित करना, बैलेंस्ड बनाना है हमें। तो आपको याद रखना CH4 के ऊपर जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का H2O बनेगा और साथ में क्या निकल रही, ऊष्मा। तो ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है। तो बच्चा ध्यान करना, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल आया। जब मेथेन का दहन कर दिया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का जल प्लस का ऊष्मा बनेगा। ये ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का फेमस एग्जाम्पल माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, ये क्या कहना चाहता है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दें जिसमें अवक्षेप बनता है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखा जाएगा। जब बेरियम क्लोराइड विलयन, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बेरियम क्लोराइड विलयन की बात करेंगे हम, BaCl2 की बात कर लेते हैं। और जब इसके ऊपर हम अभिक्रिया करवा देते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। H2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि Na है जहाँ Cl है वहाँ, तो आपको याद रखना है। वैसे ही हाइड्रोजन के साथ में Cl का कनेक्शन होता है तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। देखो बचा क्या अपने पास में, एक तो Ba बच गया और एक SO4 बच गया, दोनों को कनेक्ट करते ही बेरियम सल्फेट बन गया। और बेरियम सल्फेट जो होता है वो पात्र के पेंदे में अवक्षेप के रूप में जमा होता है। यहाँ पर आप Na2SO4 सोडियम सल्फेट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूने की क्रिया पानी के साथ होती है। सिंपल क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना। पहले तो ऐसा पूछा जाता था कि बिना बुझे हुए चूने का सूत्र ही क्या होता है। तो आपको याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझे चूने की क्रिया जब जल के साथ में करवाई जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आज की जो क्लास थी अपनी, उसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन देखो मिले हैं। आगे बढ़ें, इसके अंदर दानेदार जस्ते के साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये कई बार आ गया, जब धात्विक अम्लों के साथ में क्रिया करती है तो कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल याद रह जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन स्पेशल शामिल किया गया है उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। श्वसन एक ऊष्मा छिपी है, क्यों होती है समझना। देखो, अपने भोजन का अंतिम कंपाउंड ग्लूकोज होता है। भोजन का अंतिम कंपाउंड क्या होता है, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, ग्लूकोज टूट जाती है। और ग्लूकोज जैसे टूटेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस का क्या बनेगा, जल बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा या ऊष्मा निकलेगी। तो हम जानते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रोडक्ट के साथ में ऊर्जा या ऊष्मा बनती है तो उसको क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मानी जाती है। लिखोगे किस प्रकार से, आपको बताना है कि ग्लूकोज जो होती है वो श्वसन की क्रिया के दौरान टूटती है और जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऊर्जा बनाती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकृति में एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण पूछा अगले ने। ये देखो कन्फ्यूज कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की घटना उल्टा हो जाएगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस का यहाँ पर क्या हो गया, जल हो गया, और पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल वर्णक और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम ऊष्मा लेते हैं और फिर जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ऊष्मा ली गई है, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, रासायनिक अभिक्रिया होने का एक संकेत है। तो हम जानते हैं अभिकारक और उत्पाद की अवस्था परिवर्तन जो स्टेज होती हैं उनमें चेंजेबल हो जाता है, डेफिनेटली रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पहले भी आ चुका, फिर से बात करते हैं। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंजेस होगा तो न्यू प्रोडक्ट बनेगा,
रासायनिक अभिक्रिया हो गई। रासायनिक समीकरण की परिभाषा तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना या रासायनिक अभिक्रिया को शब्द सूत्र और प्रतीक सूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। बढ़ते हैं फास्टली अगले क्वेश्चन की ओर, टाइम को ध्यान में रखते हुए। एक समीकरण लिखें जिसमें कोई क्रियाशील धातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। तो सोडियम के साथ में जब जल की अभिक्रिया करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस का हाइड्रोजन निकलता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक उदाहरण दें जहां पर कोई क्रियाशील धातु तनु अम्लों को विस्थापित कर सकती है। तो कोई दिक्कत है नहीं, जब जिंक के टुकड़े HCl के अंदर डाल देंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस का हाइड्रोजन गैस बनेगी। बिना बुझे हुए चूने तथा बुझे हुए चूने का सूत्र 20 बार रिपीट कर दिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम के किस पदार्थ का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, एग्जाम की दृष्टि से फेमस है, इसको 5 स्टार 2024 लगाना। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको सीमेंट बनाने में काम में लिया जाता है। तो आज की इस PDF के अंदर 35 क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन मिले। इसी प्रकार धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ में लगातार बनते रहिए। धन्यवाद।